सोमनाथ मंदिर है जहां से 28,000 किलो सोना लूट के ले गए थे। कहा हाँ यार ये बात याद आई। अब ये अपनी पूरी सेना लेके अटैक किया किसके पास? गुजरात के राजा के पास, कर्ण बघेल के पास। शुरू हुआ था वो 1206 से लेके 1290 तक पूरा गुलाम वंश चलता है। गुलाम वंश के बाद मैंने खिलजी वंश बताया जो 1290 से 1320 तक चलता है। खिलजी वंश के बाद मैंने बताया था आपको तुगलक वंश। तुगलक वंश 1320 से लेके 1414 ईस्वी तक। तुगलक के बाद मैंने आपको बताया था सैयद वंश 1414 से लेके 1451। उसके बाद मैंने लोधी वंश बताया। लोधी वंश चलेगा 1451 से 1526 ईस्वी। अब सबसे पहले गुलाम वंश के बारे में देखते हैं। कल जो गुलाम वंश मैंने बताया उसमें जो पहला शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। उसे दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कहा जाता है या गुलाम वंश का संस्थापक कहा जाता है, ठीक है ना। लेकिन वास्तविक संस्थापक गुलाम वंश का पूछेगा इल्तुतमिश, और दिल्ली सल्तनत का वो भी इल्तुतमिश हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने अपने राज्य और साम्राज्य को विस्तार दिया था, वो इल्तुतमिश था, ठीक है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में ध्यान रखिए, इसने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, अपनी राजधानी लाहौर बनाई थी, ठीक है ना। इन्होंने 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया और कुतुब मीनार की नींव डाली, ठीक है ना। इसके अलावा मैंने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बताया था कि ये लाखों में दान करता था, इसलिए इसे लाख बख्श कहा जाता था। कुरान पूरा याद कर लिया, इसलिए इसे कुरान खा भी कहा जाता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में मैंने आपको ये बताया था, ये चौगान मतलब पोलो खेलते हुए ये क्या हुआ था, मर गया था। गुलाम वंश को ममलूक वंश या इलवरी वंश भी कहते हैं। इसके बाद जो शासक आया आराम शाह, जो आराम करता था, विशेष काम नहीं किया। 8 महीने में उसके जो है वो क्या कहते हैं, जीजा जी, ठीक, कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद और उसके जीजा जी इल्तुतमिश ने उसकी हत्या करके दिल्ली सल्तनत में अपना राज्य स्थापित किया। और इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा ने सुल्तान की उपाधि दी। इल्तुतमिश ने तुर्क चहलगामी 40 सरदारों के समूह को बनाया था, ठीक है ना, जिसमें वो सुल्तान की रक्षा और सुरक्षा किया करते थे। इसके अलावा इक्ता प्रणाली को शुरू किया था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के बची हुई 3 मंजिलों को उसने ही बनवाया था, ठीक, ये ध्यान रखना है। इल्तुतमिश ने 2 सिक्के चलवाए, टका और जीतर, एक तांबा का था और एक चांदी का था, ये ध्यान रखना। इल्तुतमिश के मरने के बाद, इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है, ठीक है ना। इसके मरने के बाद इसका उत्तराधिकारी इसकी पुत्री बनी जिसका नाम रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान का टाइम पीरियड, समय सीमा भी आपको पता होना चाहिए। 1236 से लेके 40 ईस्वी तक भारत में शासन करती है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान के बारे में विशेष चीज नहीं ध्यान रखना, भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान होगी। इन्होंने 3 प्रकार के सिक्के चलाए थे, ठीक है ना, जिसमें एक में लिखा था न्याय की देवी, दूसरे में इल्तुतमिश की बेटी, तीसरे में दिल्ली सल्तनत की महारानी, ठीक है ना। 3 प्रकार के सिक्के चलाए। इन्होंने अल्तुनिया नामक एक अफगानी से विवाह किया था और डाकुओं ने कैथल नामक जगह पे इनकी हत्या की और इनका चैप्टर समाप्त हो गया, ठीक है ना। रजिया सुल्तान के बाद एक सुल्तान आएगा रुकनुद्दीन फिरोज करके, जो टोपी सिलकर क्या करता है, जीवन यापन करता है। केवल एक लाइन याद रखना। इसके बाद सबसे खतरनाक दिल्ली सल्तनत का शासक आएगा बलबन, जो दिल्ली के लाल महल में अपना राज्याभिषेक करता है। और राजा बनने के बाद उन्होंने अपने दरबार में 2 पद्धत चलाई, जिसको सिजदा एवं पैबोस, राजा के आने पे सर झुका के प्रणाम करना और राजा से कुछ बोलने से पहले उसका पैर चूमना, ठीक, इसी को सिजदा और पैबोस पद्धति कहते हैं। इसके अलावा अच्छा, रजिया सुल्तान में उन्होंने एक नया पद चलाया था, वो क्या है, घोड़े के प्रमुख अमीर ए आखुर, वो ध्यान रखिएगा। और बलबन ने एक नया त्योहार चलाया था, उसका कौन सा, नौरोज त्योहार किसने चलाया, बलबन। ये पारसी धर्म का त्योहार है नौरोज, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक। ये बहुत पूछता है क्योंकि ये त्योहार अभी मुगल में बहुत शासक आएंगे, वहां तक ये जारी रहता है, ठीक है ना। बलबन के समाप्त होने के बाद कैकुबाद और कैमुअर्स, ये 2 शासक थे जो एकदम निष्क्रिय शासक थे। उनकी हत्या करके जलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, एक नए राजवंश को जन्म देता है जिसका नाम रहता है खिलजी वंश। तो आपसे पूछेगा खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे, तो आप कहेंगे जलाउद्दीन खिलजी, ठीक है ना।
जलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर, राजस्थान में एक जगह है, यहां मैंने लिखा है रणथंभौर, इस पे जलाउद्दीन खिलजी 2 बार अटैक करता है। पहली बार अटैक में हारा, दूसरी बार अटैक में हारा। जब बार बार हार जाते हैं, जैसे बहुत लोग होते हैं, आप देखते हैं, कहते हैं पैसा हमारे लिए कुछ नहीं है, पानी की तरह हम बहा देते हैं। जब पैसा जेब में नहीं रहता, कहते हैं हम पैसे कुछ समझते ही नहीं, पैसा माई बाप है क्या हमारा, पैसे को हम कुछ वैल्यू नहीं देते। वैसे ही जलाउद्दीन खिलजी था, लगातार 2 बार हारा तो कहा कि रणथंभौर दुर्ग मेरे सैनिक के एक रुए के बराबर तक नहीं है। तो हारने के बाद संतोष के लिए ये शब्द बहुत अच्छा होता है, एनर्जी डालता है अंदर, ठीक है ना। 2 बार पराजित हुआ, उसके बाद लगातार दिल्ली सल्तनत पे शासन चलाता है। लेकिन इसके भतीजे और दामाद, ठीक है ना, कौन था, अलाउद्दीन खिलजी, जिसके बचपन का नाम क्या रहता है, अली गुस्सा। आज हम अलाउद्दीन खिलजी की कहानी सुनते हैं, ध्यान से सुनिएगा। इसके बचपन का नाम जब पूछेगा तो आप क्या कहेंगे, अली गुस्सा, ठीक है ना, इसके बचपन का नाम रहता है, ये ध्यान रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा मानिकपुर, इलाहाबाद में पड़ता है, सुने होंगे, ठीक है ना, कड़ा मानिकपुर यहां का गवर्नर था, यहीं पे मर्डर करने के बाद ये राजा बना था, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। कड़ा मानिकपुर हो गया। इसके अलावा ये इसका सपना था पूरी दुनिया को जीतने का, ठीक, तो विश्व विजय का ये सपना लिया। और विश्व विजय का सपना कौन लिया था, सिकंदर भी लिया था। तो ये विश्व विजय का सपना लिया, इसलिए इसे द्वितीय सिकंदर या सिकंदर ए सानी कहते हैं, सिकंदर ए सानी कहा जाता है। इसके मंत्री ने इसके कान में बताया, यार कि तुम पहले भारत को पूरा जीत लो, फिर दुनिया जीतने की बात करना। इसको लगा बात में दम है। अब ये भारत को जीतने के लिए कई अभियान करेगा, उस अभियान को अभी देखते हैं। उसके पहले कुछ और भी चीजें हैं जिसको ध्यान रखना है। अलाई दरवाजा, अलाई दरवाजा किसने बनवाया, अलाउद्दीन खिलजी। कौन बनवाया, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया, ठीक है ना। इसे इस्लामिक वास्तुकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कहा जाता है, मतलब इस्लाम धर्म से बनाया हुआ सबसे बेहतरीन बिल्डिंग, ठीक है ना। इसने 1000 खंभा महल बनवाया। क्या बनवाया, 1000 खंभा महल का निर्माण करवाया। इसके अलावा इसने सीरी दरवाजा बनवाया था, या सीरी दुर्ग या फोर्ट जो भी कहें, सीरी दरवाजा का निर्माण करवाया, ठीक है। ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा इन्होंने अस्थाई सेना रखी, अस्थाई सेना रखी। इसके अलावा इन्होंने घोड़े में दागने की प्रथा चलाई, घोड़े को दागने की प्रथा इन्होंने प्रारंभ की। इसके अलावा इसी दागने प्रथा को हुलिया कहा जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा इसने अस्थाई सेना हो गया, घोड़े, हाँ, इसने टैक्स को 1/4 ये 1/2 किया, 1/2 टैक्स लगाया, ठीक है ना। और युद्ध में जो सामान लूटा जाएगा, युद्ध में जो सामान लूटा जाएगा, लूट गई सामान का 1/, इसने 80% यानी 1/4 कह सकते हैं। 80% कौन लेगा, नहीं, 80% राजा का होगा और 20% सेना का होगा, ऐसा नियम बनाया। इसने मूल्य नियंत्रण प्रणाली चलाया था। क्या, मूल्य नियंत्रण प्रणाली। अब सबको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, नहीं दिमाग से उतर जाएगा। एक एक पॉइंट को बड़े बारीक से हम लोग समझते हैं। सबसे पहले मैंने बताया इसके बचपन का नाम अली गुस्सास, किसके, अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद मैंने बताया ये कड़ा मानिकपुर का गवर्नर था जो प्रयागराज में पड़ता है। विश्व विजय का सपना लिया कि हम पूरी दुनिया को जीतेंगे। अब पूरी दुनिया को जीतने के लिए इन्होंने एक उपाधि धारण की जिसको हम सिकंदर ए सानी नाम से जानते हैं, ठीक। उसके बाद अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाजा कहां है, अजमेर, ठीक है ना, राजस्थान में। इन्होंने अलाई दरवाजा बनाया। अलाई दरवाजा इस्लामिक वास्तुकला का सर्वश्रेष्ठ नमूना कहा जाता है। 1000 खंभा महल बनवाया। सीरी दरवाजा इसने बनवाया।
अस्थाई सेना। दरअसल अभी तक क्या होता था कि सेना, जब भी राजा को सेना की जरूरत होती थी तो उसके पास सेना नहीं रहती थी। वो एक एडवर्टाइजमेंट जारी कर दिया अपने राज्य में, उन्होंने अनाउंसमेंट करवा दिया कि मैं फला जगह या फला राज्य में अटैक करने जा रहा हूं, कौन कौन सैनिक बनकर मेरे साथ चलेगा। तो वहां युवा जाते थे। वो जाते क्यों थे? क्योंकि जिस राज्य में जाएंगे वहां लूटपाट होगी, लूटपाट के बाद उस राज्य को अच्छे से लूटा जाएगा, लूटने के बाद जो भी धन मिलेगा उस धन का 80% सेना को दे दिया जाएगा। मतलब अगर 100 रुपए लूटे तो 80 रुपए सेना में बांट दिया जाता था, 20 रुपए राजा अपने पास रखता था। यह व्यवस्था इसने समाप्त की। इन्होंने अस्थाई सेना रखी। अस्थाई मतलब परमानेंट, हमेशा युद्ध हो चाहे न हो फिर भी सेना रहेगी। जैसे इस समय भारत या दुनिया के किसी भी देश में देखेंगे तो अस्थाई सेना होती है। ऐसा नहीं होता कि युद्ध शुरू हुआ तो बुला ले, आ जाओ, लड़ो भिड़ो, जो होगा 2-4 करोड़ अकाउंट में डाल देंगे। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। पहले से सेना रहती है, जरूरत पड़ने पे उनको युद्ध भूमि में उतार दिया जाता है। यही काम किसने किया? इसने किया, अलाउद्दीन खिलजी ने। इसने सर्वप्रथम अस्थाई सेना रखा। अस्थाई सेना रखने के बाद इसने घोड़े दागने की प्रथा, जिसको हुलिया प्रथा कहते हैं। ये क्या होता है? दरअसल जब लूटने के बाद आते थे तो अभी भी नियम है कि 80% राजा रखेगा। भले अस्थाई सेना है, हर महीने पेमेंट दिया जाता था, और पेमेंट के अलावा कहीं युद्ध हुआ तो उसमें अगर सामान लूटा गया तो 80% राजा लेगा, 20% सेना को बोनस के रूप में बांट दिया जाता था। ठीक है ना? उसमें जो घोड़े वाले सैनिक होते थे उनको पैसा ज्यादा मिलता था। क्यों? क्योंकि वो कम समय में ज्यादा दूरी तक वो तबाही मचा के आते थे, तो उनको पैसा ज्यादा मिलता था। तो जब युद्ध करके ये लोग अपने घर आते थे और पैसे का जब वितरण होने लगता था तो उस समय बहुत सारे लोग घोड़ा अपने दरवाजे पे रखते थे, युद्ध में जाते ही नहीं थे। और जैसे पैसा बंटवारा होने लगा सब अपना घोड़ा लेके पहुंच गए। साहब हम भी थे, अपना घोड़ा लेके गए थे, हम घुड़सवार सैनिक है। और वो जाके बिना युद्ध लड़े वो पैसा क्या लेते थे? उनसे अलाउद्दीन खिलजी से ले लिया करते थे। तो इस सिस्टम को खत्म करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़े में दागने की प्रथा या हुलिया प्रथा, उसमें कुछ न कुछ ऐसा चिन्ह लगा दिया जाता था ताकि पता चले कि ये युद्ध भूमि का घोड़ा है कि बाहरी घोड़ा है। ठीक है ना? ताकि जो बाहर के लोग हैं वो आके न ले पाए। इसके अलावा इन्होंने टैक्स बहुत बढ़ा दिया, 1/2। मतलब अगर आप 100 रुपए कमाएंगे तो 50 रुपए सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है ना? इतना ज्यादा टैक्स लिया तभी तो हर महीने सेना को पेमेंट देता था। तो टैक्स बढ़ाया, लेकिन टैक्स बढ़ाने के बाद एक काम और किया, मूल्य नियंत्रण प्रणाली चलाया। मतलब कोई भी व्यक्ति जो व्यापार करता है अपना मनचाहा रेट नहीं करता था। ठीक, लोग करते हैं। जैसे कोरोना काल में दिक्कतें बढ़ी, दुकानें बंद हुई, तो जो दुकानें छिप छिप के सामान बेचते थे वो डबल दाम पे बेचा करते थे। ठीक है ना? तो ऐसे ही ये कोई भी व्यक्ति व्यापार में गड़बड़ी न कर सके, उन्होंने मूल्य नियंत्रण प्रणाली, मतलब एक दाम फिक्स कर दिया कि आपको अगर आलू बेचना है तो इसी कीमत पे, इससे कम आप नहीं देंगे और न इससे ज्यादा आप पैसे मांगेंगे। अगर इसमें त्रुटि पाई जाती थी तो उसके मांस को काट लिया जाता था, जो गड़बड़ी करता था उसके मांस को निकाल लिया जाता था। और मांस ऐसा नहीं है कि पेट का लीवर उवर निकाल के छोटी आंत बाहर कर दें, भोजन ही न कर पाए। ऐसी जगह का मांस निकाला जाता था कि इंसान जिंदा रहे लेकिन उसे तकलीफ हो, एहसास हो कि उसने गड़बड़ी की है। ठीक, तो इस वजह से क्या हुआ कि लोग जो फालतू में पैसा जनता से लूटा करते थे वो बंद हो गया। अब जब पैसा लूटना बंद हुआ तो लोगों की आमदनी, जैसे सारा सामान अगर दुकानदार या सारा मार्केट आपको लूटना बंद कर देगा तो जाहिर सी बात है कि आपकी बचत ज्यादा होगी, और जितनी आपकी बचत होगी उतना सरकार के पास टैक्स पहुंचेगा। ठीक है ना? तो मूल्य नियंत्रण प्रणाली चलाया, और युद्ध में लूटने का जो सिस्टम था वो अभी मैंने बताया, 80% राजा लेता था, 20 सेना, और अब अस्थाई सेना हो गई और घोड़े में दागने की पूरी प्रथा चलने लगी। ये था अलाउद्दीन खिलजी से पूछे जाने वाला वन लाइनर क्वेश्चन। लेकिन अभी ये जो विश्व विजय का सपना लेके चला है कि मैं पूरी दुनिया जीतूंगा, अभी वो कहानी पूरी की पूरी बची है, उसको ध्यान से समझिएगा। अलाउद्दीन खिलजी, ये एके लिखा है, एके मतलब अलाउद्दीन खिलजी। ये शासक कहां का है? ये शासक है दिल्ली का। ठीक है ना? और दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी का सपना है पूरी दुनिया को जीतने का। तो पूरी दुनिया जीतने से पहले ये पहले भारत को जीतेगा, तब
विदेशों में जाएगा। अब ये किया क्या, सबसे पहले ये गुजरात वाला क्षेत्र है, ठीक है ना, गुजरात का क्षेत्र है, और इस गुजरात वाले क्षेत्र पे ये अटैक करेगा। अटैक करने का सिर्फ एक वजह रहता है कि यहां का जो शासक रहेगा कर्ण बघेल, इसका क्या नाम है, कर्ण बघेल। ये कर्ण बघेल का एक सेनापति था जिसका नाम था माधव। क्या नाम था, माधव। माधव और कर्ण बघेल में कुछ लड़ाइयां हुई, वैचारिक लड़ाइयां, विवाद उत्पन्न हुआ, और माधव को सेनापति पद से हटा के ये भगा दिया अपने राज्य से। माधव यहां जाता है और जाने के बाद अलाउद्दीन खिलजी को निमंत्रण करता है कि गुजरात में अटैक करिए। कहे अटैक हम करें क्या, वहां से मिलेगा क्या, कहे आप भूल गए, यहीं पे अटैक, यहीं पे सोमनाथ मंदिर है जहां से 28,000 किलो सोना लूट के ले गए थे। कहा हाँ यार ये बात याद आई। अब ये अपनी पूरी सेना लेके अटैक किया, किसके पास, गुजरात के राजा के पास, कर्ण बघेल के पास। इन्होंने पूरी इनकी सेना की जानकारी दे दी थी, कहां कैसी तैयारी है और ये कितना सक्षम है। ठीक, भारत का सेना अध्यक्ष जानता है कि भारत की औकात कितनी है, क्योंकि वो सेना के हर एक सिलसिले से परिचित रहता है। तो ये भी परिचित था, सारी जानकारी एक एक को मिल गई, तो बड़े आसानी से कर्ण बघेल को पराजित किया। और यहीं पे है सोमनाथ मंदिर। इस सोमनाथ मंदिर को लूटा। लूटने के बाद यहाँ का जो शिवलिंग था, इस शिवलिंग को तोड़ा और तोड़ के लेके जा रहा था। जब ये लेके जाने लगा तो यहाँ एक मेवाड़ के शासक जब ये आ रहे थे, तो मेवाड़ के शासक ने इससे खूब टैक्स लिया था, ठीक है ना, कि हमको टैक्स दोगे तभी मैं आगे जाने दूंगा। तो इसको लगा यार अगर यहां से मैं वापस लौटूंगा तो इसको फिर से टैक्स देना पड़ेगा। तो यहां से न लौट के ये थोड़ा सा घूमा और यहां से लौटने लगा। जब यहां से लौटा तो यहां से लौटते समय यहां पे एक राजा था, वो राजा का नाम था कल्हड़ देव। कल्हड़ देव ने ये जो सोमनाथ मंदिर का शिवलिंग तोड़ा था, उस शिवलिंग को छीना और छीनने के बाद 5 जगह मंदिर बनवाया, ठीक है ना, मंदिर बनवाया। और उसके बाद इसके सामान को लूटा, और लूटपाट करने के बाद एक जब अपने स्थान पे पहुंचा तो अलाउद्दीन खिलजी के 2 सेनापति रहते हैं। एक का नाम नुसरत खां रहता है, नुसरत खां, दूसरे का नाम रहता है उलुग खां। उलुग खां, ये उलुग खां और नुसरत खां जब अलाउद्दीन खिलजी के पास जाते हैं तो उन्होंने पूरी कहानी बताई, साहब हम लोग गए, मारे पीटे, खूब लूटे, लेकिन लौटते वक्त जालौर नामक स्थान के एक राजा थे कल्हड़ देव, और कल्हड़ देव ने क्या किया था, कल्हड़ देव ने हमें लूट लिया और जो शिवलिंग मैंने तोड़ के ले आया था उस शिवलिंग को तोड़ा, वहां पे मंदिर बनवा दिया। और फिर हम यहाँ पे आए तो अलाउद्दीन खिलजी को गुस्सा आया। अब वो कहा कि अब हम अटैक करेंगे किसके ऊपर, कल्हड़ देव के ऊपर। अब अलाउद्दीन अपनी, देखिए गुजरात को जीत चुका, सबसे पहला अभियान कौन सा था, गुजरात का। गुजरात जीतने के बाद फिर ये गया, कहां पे गया, जालौर में। जब ये जालौर में गया तो जालौर में कल्हड़ देव रहे। कल्हड़ देव ने देखा तो उसको लगा यार कि इनकी अलाउद्दीन खिलजी की इतनी बड़ी सेना है, इससे अगर युद्ध लड़ेंगे तो पराजित हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। कल्हड़ देव ने इनकी अधीनता को स्वीकार कर लिया, कहा कि ठीक है हम अधीनता अपनी स्वीकार करते हैं, आपको जो टैक्स चाहिए वो टैक्स मैं आपको देता रहूंगा, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी का ठीक है, जो मुझे चाहिए वो तो मिल गया, लेकिन विश्वास नहीं है ये देगा कि नहीं देगा। इतनी मेहनत से सेना लेके आए और यहां गए, टैक्स नहीं मिला तो फिर लेके आएंगे तो नुकसान तो होगा ही, ठीक है ना। तो इसने किया क्या, इसके जो बेटे हैं बीरम देव, बीरम देव को उठा ले गया अपने दरबार में। इसका ये दरबार है, दरबार में बीरम देव जाएंगे, ठीक। ये अलाउद्दीन खिलजी का दरबार है, ये अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है ना। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में बीरम देव जाता है, कहा अगर टैक्स नहीं पहुंचा तो बीरम देव का गर्दन काट दिया जाएगा। अब इसकी मजबूरी हो गई टैक्स पहुंचाने का, ठीक है। जैसे ही उलुग खां और नुसरत खां बीरम देव को लेके दरबार में पहुंचते हैं, सायरन बजा दिया जाता है। महाराज अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में जालौर के राजा कल्हड़ देव के पुत्र बीरम देव पधार रहे हैं। पूरे स्वागत के साथ, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ बीरम देव प्रवेश करते हैं अंदर अलाउद्दीन खिलजी के महल में। अब यहां जो आप देख रहे हैं, यहां सारे मंत्री नीचे बैठे हुए हैं,
ऊपर सभी कन्याएं बैठी हुई हैं, ठीक है ना। ऐसे राज दरबार उस समय रहा करता था। और यहाँ एक लड़की आपको दिख रही होगी, दिख रही है कि नहीं? ये लड़की का नाम है फातिमा। क्या नाम है? फातिमा। ये बेटी है अलाउद्दीन खिलजी का। ये जैसे बीरम देव को देखती है, 60 फुट हाइट, बढ़िया हैंडसम लड़का रहता है, ये तुरंत वहां से गाने लगी, सुन साइदा सुन, मैंने तुझे चुन लिया, तू भी मुझे चुन, ठीक है ना। अब जैसे इसके मन में प्यार वाली फीलिंग आने लगी, बीरम देव यहां गए, लेकिन बीरम देव इसको लाइक नहीं करते थे, ठीक है ना। बीरम देव इसको पसंद नहीं करते थे। उसका रीजन दो बताया गया, एक तो चौहान वंश के थे और ये लोग तुर्क थे। और फातिमा अपने पिताजी से बताई कि मुझे ये जो बीरम देव लेके पकड़ के आए हैं, इसी से मोहब्बत हो गई। अलाउद्दीन खिलजी कहा कि ये संभव नहीं है, हम लोग तुर्क हैं, वो चौहान है, ये शादी नहीं की जा सकती। लेकिन फातिमा इसी पे तैयार रहती, हम शादी करेंगे तो बीरम देव से ही करेंगे। फिर निमंत्रण भेजा अलाउद्दीन खिलजी ने कल्हड़ देव के पास कि आपके बेटे की शादी मैं अपनी बेटी से करना चाहता हूं, फातिमा से। लेकिन कल्हड़ देव ने इसके लिए मना कर दिया कि हम राजपूत हैं और हम तुर्क से शादी नहीं कर सकते। और अपनी सेना भेज के बीरम देव को वापस अपने क्षेत्र में बुला लिया गया। अब अलाउद्दीन खिलजी इससे गुस्सा हुआ कि बताओ मेरे रिश्ते को ये ठुकरा दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने इसके ऊपर फिर से अटैक किया और जालौन पे क्या किया, कब्जा कर लिया। और यहाँ के जो राजा थे और रानियां वो साका करते हैं, साका मतलब कि पुरुष लोग युद्ध भूमि पे लड़ते लड़ते मर गई और महिलाएं क्या की, जौहर की आग में जल गई। ये कहानी खत्म और जालौर भी अब अलाउद्दीन खिलजी के हाथ में पहुंच गया, ठीक है ना। अब ध्यान रखिएगा, जलाउद्दीन खिलजी के समय मंगोल आक्रमण हुआ था, ठीक है ना। और मंगोल में ये जो उलुग खां है, ये मंगोल है, ठीक है। इसको सेनापति बनाया था क्योंकि ये बहुत बलशाली और बहुत बहादुर रहा करता था। तो जलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलपुरी नामक स्थान दिल्ली में बसाया था, क्योंकि कुछ मंगोल का एक सेनापति ऐसा था जिसने क्षमा मांगी कि गलती हो गई, मुझे यहां रहने दो, अब मैं वापस अपने देश नहीं जा सकता। तो मंगोलपुरी नामक जगह पे जलाउद्दीन खिलजी ने उन सभी को क्या कर दिया, अस्थायी कर दिया। और वहां से जो अच्छा सेना नायक होता था उसे कहां, दरबार में बुला लिया जाता था। उसी में से दो व्यक्ति थे, एक उलुग खां थे जो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने दरबार में बुलाया। इसी तरीके से एक व्यक्ति और था, उसका नाम था महमूद शाह। क्या नाम था? महमूद शाह। देख रहे हैं, ये है महमूद शाह, ठीक है। महमूद शाह को दरबार में बैठाया, अलाउद्दीन खिलजी यहां बैठा था, यहां महमूद शाह बैठे थे, ठीक। और महमूद शाह के ठीक सामने चिमना बेगम बैठती थी, जो अलाउद्दीन खिलजी की वाइफ थी। ये कौन है? चिमना बेगम अलाउद्दीन खिलजी की ये वाइफ है, ठीक है ना। इन दोनों का नैन मटक्का हुआ और दोनों में प्यार हो गया, ठीक है ना। यही सब होता था दरबार में, ठीक। महमूद शाह ने चिमना बेगम को पसंद किया, चिमना बेगम ने महमूद शाह को पसंद कर लिया। अब ये बात जब अलाउद्दीन खिलजी को पता चली तो अलाउद्दीन खिलजी बहुत क्रोधित हुआ। तो अब इसको मारने के लिए तलवार उठाया कि तुम्हें शर्म नहीं आ रहा है, अपने राजा की वाइफ से ही तुम प्यार कर रहे हो। अब तलवार निकालते ही महमूद शाह यहां से भागा और भागने के बाद रणथंभौर के जो राजा थे हमीर देव, हठी हमीर इन्हें कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हठी हमीर। हठी हमीर के पास जाते हैं और जाने के बाद महमूद शाह को ये शरण देता है, अपने स्थान में रख दिया कि बेटा तुम टेंशन न लो, बैठे रहो, देखते हैं तुम्हें कौन टच करेगा। महमूद शाह यहां आया तो अलाउद्दीन खिलजी इसी स्थान पे नजर गड़ाया था। क्यों? क्योंकि इसके जो चाचा जी थे जलाउद्दीन खिलजी 2 बार अटैक किए थे। अटैक करने के बाद जब लौटे थे तो कहे थे कि रणथंभौर का दुर्ग मेरे सैनिकों के एक रोए के बराबर तक नहीं है, ठीक। तो वो चाहता था कि हम इसको जीत के दिखाएं कि मेरे अंदर वो ताकत है, इस रणथंभौर के दुर्ग को हम जीत लेंगे। लेकिन हठी हमीर, हमीर देव को हठी हमीर कहा जाता था। कहते हैं एक ऐसा राजा था कि जो स्टेटमेंट दे देता था, भगवान भी धरती पे उतर जाए तो ये बदलने वाला नहीं था, अपने स्टेटमेंट पे कायम रहता था। बहुत हठी राजा था, जो चीज तय कर लिया उसके लिए पूरी पृथ्वी का विनाश हो जाए उससे मतलब नहीं, लेकिन इसका हट कंप्लीट होना चाहिए। अब इसकी लड़ाई, अलाउद्दीन खिलजी की लड़ाई किससे होगी? हठी हमीर से। अब ये अपनी सेना लेके जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि यहाँ पे महमूद शाह बैठा है जो चिमना बेगम से
प्रेम किया था उसी को मारने के चक्कर में गया। हमीर देव जब यहाँ पे अपनी पूरी सेना रणथंभौर के किले के चारों ओर लगा दिए, एक अपनी सेना लेके आया, यानी अलाउद्दीन खिलजी अपनी सेना लेके आता है। तो हमीर देव के जो सेनापति रहते हैं वो लालच बस पूरी की पूरी अपने साथ अपनी सेना लेके अलाउद्दीन खिलजी के पास चले जाते हैं। शायद उस समय इसका वो वर्चस्व रहा होगा, इस वजह से चले जाते हैं। और हमीर देव धोखे में क्या होता है, पराजित होता है। हमीर देव ने भी साका किया और स्त्रियां जौहर की, पुरुष अंतिम सांस तक युद्ध लड़ते रहे और इसी के साथ रणथंभौर को भी कौन जीत लिया, एके जीत लिया। ठीक है ना। एके को जीतने के बाद कल की कहानी राघव की मैंने बताया था, जो चित्तौड़ के राजा रतन सिंह के बारे में। कल ये कहानी आपने सुना था। यहाँ के जो राघव था, जो काला जादू जानता था, तो उसको गधे पे बैठा के भेज दिया गया, तो वो गया पद्मावती की बखान करने लगा। तो कहने का मतलब इस युद्ध में भी रतन सिंह मारे गए और पूरे उत्तर भारत में एके यानी अलाउद्दीन खिलजी का वर्चस्व छा गया। ठीक। अब इसकी लड़ाई कहां होगी, उत्तर भारत मतलब कि भारत के बीचों बीच अगर देखा जाए तो ये जो पार्ट है इसके ऊपर के सारे पार्ट पे अलाउद्दीन खिलजी काबिज हो गया। अभी नीचे कुछ पार्ट बचे हैं। एक क्षेत्र यहां है वारंगल, इसी को तेलंगाना कहते हैं, आज का तेलंगाना। ठीक है ना। उसके बाद यहां पे देखेंगे तो ये क्या है, देवगिरी। देवगिरी के शासक हैं रामचंद्र देव। रामचंद्र देव ये यादव वंश से संबंधित हैं, यादव वंश के शासक हैं। और वारंगल के जो शासक हैं वो प्रताप रुद्र देव, प्रताप रुद्र देव। ठीक है ना। ये काकतीय वंश से हैं। यहां रहता है द्वार समुद्र। ठीक है ना। यह है द्वार समुद्र और यहां एक स्थान है मुदरै। ठीक है। ये दक्षिण भारत के 4 प्रमुख राजवंश हैं जो भारत का पूरे अलाउद्दीन खिलजी को टक्कर देने में माहिर हैं। ठीक है ना। बहुत अच्छे से इनको टक्कर दिया जा सकता है। तो अब ये जो अपनी लड़ाई लड़ेगा इन चारों के खिलाफ लड़ेगा। ठीक। अभी तक मैंने अलाउद्दीन खिलजी के 2 सेनापति को बताया, नुसरत खां और उलुग खां। आपसे पूछेगा अलाउद्दीन खिलजी के उत्तर भारत, ठीक है ना, उत्तर भारत का अभियान किस सेनापति ने संभाला था, तो 2 सेनापति थे, नुसरत खां और उलुग खां। ठीक। लेकिन दक्षिण भारत में जितना अटैक होगा वो एक तीसरा सेनापति आता है, उसका नाम रहता है मलिक काफूर। क्या, मलिक काफूर। ये जो मलिक काफूर है ये गुजरात अभियान के दौरान अलाउद्दीन खिलजी ने इसको 1000 दिनार में खरीदा था। 1000 दिनार में खरीदा, इसलिए मलिक काफूर का नाम पड़ गया 1000 दिनारी। क्या पड़ा, 1000 दिनारी। 1000 दिनार में खरीदने के कारण मलिक काफूर का नाम पड़ा 1000 दिनारी। दरअसल ये क्या था, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, अरे वो ट्रांसजेंडर क्या बोलते हैं उसको, हिजड़ा। ठीक है ना। तो ये हिजड़ा था। ये ध्यान रखिएगा, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी को पुरुष ज्यादा पसंद थे, स्त्रियों से ज्यादा वो पुरुष से प्रेम किया करता था। ठीक है ना। अब ये कितना सही है भगवान जाने, इसीलिए मलिक काफूर को ये खरीदा था। और मलिक काफूर से इसकी इतनी बनती थी कि ये राज्य दरबार में उसको स्वतः सेना के ट्रेनिंग को दिया था, तलवार चलाना, हर एक चीज कैसे क्या होता है। उसके अलावा मेन अपना हेड, दरबार का मेन मंत्री में से एक था मलिक काफूर। ठीक है। अब दक्षिण भारत में जितना युद्ध करेगा अलाउद्दीन खिलजी, वो अपने सेनापति मलिक काफूर को हर बार भेजेगा। किसको भेजेगा, मलिक काफूर को। मलिक काफूर पूरी सेना लेके दौड़ा कहां, दक्षिण भारत की ओर। ये गया क्यों, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी का सपना है पूरी दुनिया को जीतने का, और ये उपाधि धारण कर लिया है सिकंदर ए सानी का। सबसे पहले आया देवगिर के शासक राम
रामचंद्र देव के पास। रामचंद्र देव जैसे ही देखे कि अलाउद्दीन की सेना पूरी चली आ रही है, अपने सैनिकों को तुरंत आर्डर किया कि थाल सजा के आरती उतारना शुरू कर दो। और जैसे ही थाल सजी और अलाउद्दीन खिलजी की आरती उतरने लगी तो अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक लोग बड़े आश्चर्य में रहे कि ये युद्ध कौन का, ये तो स्वागत कर रहा है हमारा। फिर रामचंद्र देव ने कहा कि अलाउद्दीन खिलजी से बड़ा और ताकत मतलब बलशाली राजा इस समय धरती पे कोई नहीं है, और मैं अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता को स्वीकार करता हूं। बिना युद्ध लड़े अधीनता को स्वीकार कर लिया रामचंद्र देव ने, और इस जो है प्रयास से कि बिना युद्ध लड़े हमारा राज्य मिल गया, इसलिए रामचंद्र देव को अलाउद्दीन खिलजी ने एक उपाधि दी थी, उसका नाम था राय रहान। क्या उपाधि दिया? राय रहान। राय रहान उपाधि ये रामचंद्र देव को दिया। किसने दिया? अलाउद्दीन खिलजी ने दिया। क्यों दिया? क्योंकि बिना युद्ध लड़े इन्होंने अधीनता को स्वीकार कर लिया। ठीक है ना। अब ये भी जगह किसका हो गया? अलाउद्दीन खिलजी का। अब मलिक काफूर अपनी सेना लेके गया, कहा ये तो जीत लिए हैं, इनसे तय किया कि आप साल भर में कुछ पैसा टैक्स, इतना पैसा अलाउद्दीन खिलजी को भेज दीजिएगा। अब ये आगे बढ़ा तो वारंगल में एक शासक थे प्रताप रुद्रदेव। ये जो प्रताप रुद्रदेव हैं ये काकतीय वंश के शासक हैं। ठीक है ना। जैसे ही यहां पहुंचता है, प्रताप रुद्रदेव को पता चला कि रामचंद्र देव ने अधीनता स्वीकार कर ली, और स्वीकार करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने उनको एक उपाधि दी है जिसका नाम है राय रहान। प्रताप रुद्रदेव को लगा हम क्यों मरे, सब अधीनता स्वीकार कर रहे हैं तो हम भी कर लें। और प्रताप रुद्रदेव ने तुरंत कहा कि ये तो केवल अधीनता स्वीकार किया, हम आपको गिफ्ट भी देके जाएंगे। कहें क्या गिफ्ट देंगे? तो इन्होंने प्रताप रुद्रदेव ने मलिक काफूर, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी नहीं आया था, मलिक काफूर आया था, मलिक काफूर को क्या दिया? कोहिनूर हीरा। कोहिनूर हीरा। इस हीरे की कहानी यहां से शुरू होगी और जब तक देश आजाद होगा तब तक चलेगी। आज भी ये कोहिनूर हीरा है, लेकिन अंग्रेज यहां से उठा के अपने देश लंदन में रखे हैं। आप कभी लंदन जाइएगा तो वहां के संग्रहालय में कोहिनूर हीरा आज भी रखा है। ये वही हीरा है जिसको प्रताप रुद्रदेव ने सर्वप्रथम, आपको बताया था दक्षिण भारत में जमीन के अंदर से धातुएं मिलती है, सोना चांदी हीरा ये सारी चीजें। ये मिला कहां से? तेलंगाना यानी वारंगल से। उसके शासक प्रताप रुद्रदेव, इन्होंने गिफ्ट कर दिया मलिक काफूर को कि ये लो हीरा, इस हीरे की कीमत तुम नहीं निकाल पाओगे कि इसकी कीमत कितनी है। वो भी देखा, चौंक गया, पहली बार हीरा देखा था। कहा अब हम ये ले जाएंगे, अपने महाराज को गिफ्ट करेंगे। मलिक काफूर लेके जाता है, अलाउद्दीन खिलजी को क्या करता है? ये कोहिनूर हीरा गिफ्ट कर देता है। अब आगे की जितनी कहानी आएगी, जितने शासक आएंगे, बीच बीच में ये कोहिनूर हीरा जिंदा होता रहेगा। ये कहां कहां भटकेगा अभी आगे आप कहानी देखेंगे। अब वारंगल के राजा को भी इसने जीत लिया। जैसे ही मलिक काफूर अपनी सेना लेके आगे बढ़ा द्वार समुद्र के पास, यहां पांडे वंश चलता था। कौन सा वंश? पांडे वंश। पांडे वंश ने कहा कि जब राजपूत, वीर राजपूत हार गए, इससे देवगिर के शासक हार गए, प्रताप रुद्रदेव हार गया, तो मैं किस खेत का मूली हूं। ये कहा साहब मैं भी अधीनता स्वीकार करता हूं। ये भी अधीनता स्वीकार किया, मदुरई में गया, मदुरई के लोग भी अधीनता स्वीकार कर लिए। यही कारण है कि मलिक काफूर को सबसे सफल सेनापति में माना जाता है, क्योंकि ये जहां जहां युद्ध करने गया बिना युद्ध लड़े उस क्षेत्र को जीत के आया। सामने वाले ने डरबस अपनी अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो आपसे पूछेगा मलिक काफूर किसका सेनापति था, आप कहेंगे अलाउद्दीन खिलजी का। ठीक है ना। अलाउद्दीन खिलजी का ये पूरा सफर, और लगभग पूरे भारत पे अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है ना। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी की कहानी खत्म होगी। ठीक है।